दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अमित आर्यन स्कूल में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमने इतिहास में प्राक ऐतिहासिक काल पढ़ लिए थे, जिसमें हमने ये चारों पढ़ लिए थे। उसके बाद आधे ऐतिहासिक काल में हमने सिंधु सभ्यता को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऐतिहासिक काल, जो बहुत ही लंबा प्रोसेस है, जिसको हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते चलेंगे। आप ध्यान से देखते रहना। उसमें प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल और विश्व, सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हैं हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐतिहासिक काल जो है 3 खंडों में बटा हुआ है। पहला है उसका पता कैसे चलता है, यानी कि पुरातात्विक से, और विदेश यात्रा, जो विदेश यात्री आए थे उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें या उनके द्वारा कही गई बातें, उनसे पता चलता है। और एक तीसरा है साहित्य, उनसे पता चलता है ऐतिहासिक काल के बारे में। और पुरातात्विक में 2 चीज़ें हैं, एक तो सिक्के मिले हैं जो पुराने, उनसे किसी भी वंश का पता चलता है, या फिर अभिलेख, कुछ शासकों ने अभिलेख लिखवाए थे, उनसे पता चलता है। तो इसी तरह से हम पढ़ते चलेंगे। और साहित्य में कौन कौन से, धार्मिक जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जिसमें दोनों आते हैं, ये हैं साहित्य वाले। और जो ये वेद हैं, ये सब वगैरह क्या है, ये पुरातात्विक स्रोत हैं जो हमें उत्खनन या किसी द्वारा प्राप्त हुए हैं। तो हम पढ़ते चलेंगे। इसमें सबसे पहला आता है सिक्का। तो सिक्के का जो अध्ययन होता है न्यूमेस्मेटिकस कहलाता है। सिक्के का अध्ययन न्यूमेस्मेटिकस कहलाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से भी, तो आप ध्यान रखेंगे। यह ऐतिहासिक काल का चरण है सिक्के, यानी कि जो राजाओं ने चलवाए थे तो उन पे अपनी मोहर छपवा देते थे, वो अपनी फ़ोटो, तो जिससे पता चल जाता था, उस पर लिखा हुआ होता था। उसके बाद है टेराकोटा का सिक्का, मिट्टी का बना था, यह सिंधु सभ्यता में चलता था। तो ये भी पूछ लिया जा सकता है कि सिंधु सभ्यता में कौन सा सिक्का चलता था, टेराकोटा का। उसके बाद है मौर्य काल के समय आहत या पंचमार्क सिक्के चलते थे। कौन कौन से? आहत या पंचमार्क सिक्कों का प्रयोग हुआ था। आहत सिक्कों पर लिखावट नहीं होती थी, केवल चित्र बने होते थे। यह पहला धातु का सिक्का था। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से देखते रहिए। उसके बाद है पर्ण, चांदी के सिक्के थे जो मौर्य काल में प्रचलित थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मौर्य काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहते हैं? पर्ण कहा जाता था। जो चांदी के सिक्के थे जो मौर्य काल में प्रचलित थे। उसके बाद है सीसा का सिक्का सातवाहन काल में प्रचलित थे। तो ये पूछ रहा था कि ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर की, सातवाहन काल में कौन सी धातु के सिक्के चलते थे, या फिर सीसे के सिक्के कौन से काल में चलते थे। फिर है पहली बार सोने का सिक्का यूनानी शासकों द्वारा प्रचलित किया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों द्वारा प्रचलित किया गया था। फिर फैक्ट नंबर 7 है सर्वाधिक मात्रा में तथा सबसे अधिक अशुद्ध सोने का सिक्का गुप्त काल में प्रयोग हुआ। इस समय स्कंदगुप्त शासक थे। तो सर्वाधिक यानी कि अशुद्ध सोने का सिक्का कौन से? गुप्त काल में। फिर है चांदी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त सेकंड यानी कि विक्रमादित्य के समय प्रचलित हुआ था। अगला पॉइंट है मयूर शैली का सिक्का गुप्त काल में समुद्रगुप्त के समय प्रयोग में ला गया था। कौन सा? मयूर शैली का सिक्का। ये पूछा जा सकता है कि मयूर शैली का सिक्का कौन से काल में, यानी कि गुप्त काल में। किसके समय? समुद्रगुप्त के समय प्रयोग में लाया गया था। इस सिक्के का प्रचलन गुप्त काल में सर्वाधिक था। कौन से का? मयूर शैली का सिक्का। उसके बाद है कौड़ी का प्रयोग भी गुप्त काल में हुआ। कौन से काल में? गुप्त काल में। तो गुप्त काल में कितने सिक्के हो गए? एक तो कौड़ी, एक मयूर शैली का, और एक ये चांदी का सिक्का। सर्वाधिक मात्रा में अशुद्ध। चलिए, उसके बाद है चमड़े का सिक्का किसने? हुमायूं के शासनकाल में शिहाबुद्दीन ने प्रारंभ किया था, चमड़े का सिक्का। उसके बाद है रुपये का प्रयोग सबसे पहले शेरशाह सूरी ने किया था। फिर है दाम का प्रयोग भी किसने प्रारंभ जो किया था? वह शेरशाह सूरी ने। फिर सोने की असरफी का प्रारंभ भी शेरशाह सूरी ने किया था।
तो शेरशाह सूरी के ये 3 हो गए, कौन कौन से? एक तो रुपया, एक दाम और एक सोने की असरफी। यह तो सिक्कों की बात हो गई। अब अभिलेखों से भी पता चलता है पुराने वंशों के बारे में। तो अभिलेखों के बारे में अब हम पढ़ लेते हैं। सिक्कों के बारे में हमने पढ़ लिया। तो पत्थरों को खोदकर लिखना अभिलेख कहलाता है। पत्थरों के ऊपर कोई भी लैंग्वेज ऐसे लिखी जा सकती थी जिसे अभिलेख कहा जाता है। फिर है छोटे पत्थरों पर लिखना शिलालेख, तथा बड़े बड़े पत्थरों पर या स्तंभों पर लिखना वो क्या कहलाता था? अभिलेख कहलाता था। स्तंभ के सामने ऊंचे पत्थर लिखना स्तंभ लेख कहलाता है। फिर है, आगे चलते हैं। फिर है, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, देखो ध्यान से देखते रहो। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। फिर अब प्रमुख अभिलेख जो हमें प्राप्त हुए हैं प्राचीन इतिहास से, तो हम उन्हें पढ़ लेते हैं एक एक करके। फिर है, पहला, विश्व में अभिलेख लिखने का प्रारंभ ईरान के शासक डेरियस ने प्रारंभ किया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर है, पहला अभिलेख बोगजगोई में मिला था जो तुर्की या एशिया माइनर में रखा है। तो पहला अभिलेख क्या था? पहला अभिलेख बोजगोई। फिर है पहला, ये इंपॉर्टेंट है, हाथी गुफा अभिलेख, यह उड़ीसा में मिला है। इसे कलिंग राज खारवेल ने लिखा। इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। युद्ध के समय कलिंग का राजा तो था, कौन था? नंदराज था, यह गंगवंश का शासक था। तो इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। हाथी गुफा अभिलेख कहाँ पर मिला है? उड़ीसा का है, जो कलिंग राज खारवेल में लिखा, जिसमें कलिंग के युद्ध की चर्चा है। तो कौन से थे उस समय राजा? कौन थे? नंदराज, वह गंगवंश के शासक थे। फिर दूसरा अभिलेख है ऐहोर अभिलेख। यह कहाँ मिला? राजस्थान में मिला है। तो यह राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा की है इस अभिलेख में। कौन सा? ऐहोर अभिलेख। तो ये पूछा जा सकता है कि ऐहोर अभिलेख कौन से राजा का है? तो पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोर अभिलेख है। फिर है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख कहाँ पर मिला है? गुजरात में। उसमें रुद्रदायन ने सुदर्शन झील की चर्चा की है। उस झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। कौन सी झील है? सुदर्शन झील। तो किसने चर्चा की है? रुद्रदायन ने। फिर अगला है प्रयाग अभिलेख। इसे समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा की है। कौन से अभिलेख में? इलाहाबाद में समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 7 समुद्रों का पानी पीता था समुद्रगुप्त का घोड़ा, इतना यह प्रतापी शासक था। फिर है भीतरी अभिलेख। यह कहाँ पर मिला है? गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। स्कंदगुप्त ने हूणों पर आक्रमण की चर्चा की है। कौन से अभिलेख में? भीतरी अभिलेख में, जो यह किसका है? स्कंदगुप्त का। फिर है बिहार अभिलेख। तो बिहार अभिलेख कहाँ पर है? बिहार शरीफ में। तो इसमें क्या है? स्कंदगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ की चर्चा की है बिहार अभिलेख में। उसके बाद है देवपाड़ा अभिलेख। तो यह कहाँ मिला है? बांग्लादेश में। यह सेन वंश के शासक विजय सेन का है। फिर नेक्स्ट है ग्वालियर अभिलेख। यह मध्य प्रदेश का शहर है ग्वालियर, आप देख सकते हैं। प्रतिहार शासक भोज का है। कौन सा? ग्वालियर अभिलेख, प्रतिहार शासक भोज का। फिर है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख किसका है? मालवा शासक यशोवर्मन का है। मंदसौर अभिलेख जो कहाँ पर मिला है? मध्य प्रदेश में मिला है। तो ये हमने देख लिए। आप इनके रिवीजन के लिए फिर से एक बार वीडियो देख लेना, हम दोबारा नहीं बोलना चाहते, ये वीडियो लंबी हो जाएगी। उसके बाद है स्तंभ अभिलेख। स्तंभ अभिलेख के बाद यह स्तंभ के समान ऊंचे होते हैं। तो पहला कौन सा है? मेहरौली स्तंभ लेख। यह किसका? दिल्ली में मिला है। तो यह कौन से राजा का है? चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि जो विक्रमादित्य उनका नाम था, उपनाम चंद्रगुप्त द्वितीय का है। इस पर आज तक जंग नहीं लगा है, अर्थात यह अपने रासायनिक गुण के लिए प्रसिद्ध है। यह इम्पोर्टेंट है, तो याद रखेंगे। मेहरौली अभिलेख यह कहाँ पर है? स्तंभ लेख दिल्ली में। फिर है मथुरा स्तंभ लेख। यह उत्तर प्रदेश के शहर मथुरा में है। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य का है। इसमें सहिष्णुता की चर्चा की है। तो 2 हो गए विक्रमादित्य। कौन कौन से? एक तो मेहरौली का दिल्ली में, यह लोहे का बना हुआ, लेकिन इस पर आज तक जंग नहीं लगा है। फिर है एरन अभिलेख। एरन अभिलेख किसका है? तो ये भानुगुप्त का है। इसमें सती प्रथा की चर्चा की गई है। सती प्रथा के बारे में आप सब जानते ही होंगे। किसी औरत का पति मर जाता था तो उसके पत्नी को भी उसके साथ ही जला दिया जाता था।
तो जिसका अंत जो विलियम बेंटिंक ने किया था राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर। नेक्स्ट है बौद्ध स्तंभ लेख। तो यह कहाँ पर मिला? मध्य प्रदेश में। तो यह कौन से राजा का है? वासुदेव का, जो शुंग वंश की चर्चा करता है। फिर है अगला 5वां नंबर है हेलियोडोरस या गरुण ध्वज स्तंभ लेख। इसका नाम क्या? गरुण ध्वज स्तंभ लेख। यह भी मध्य प्रदेश में मिला है। इसमें क्या है? भागभद्र ने भागवत धर्म की जानकारी दी है। तो ये तो हो गए, हमने अभिलेख पढ़ लिया और स्तंभ लेख पढ़ लिए और हमने सिक्के पढ़ लिए, जिनसे हमें प्राचीन ऐतिहासिक काल का पता चलता है। अब हम कुछ विदेश यात्री जो आए थे उनके बारे में पढ़ लेंगे। तो एक विदेश यात्री आया था हेरोडोटस। तो उसकी पुस्तक का क्या नाम है? हिस्टोरिका। उसने हिस्टोरिका नामक की पुस्तक में भारत के इतिहास के बारे में कुछ लिखा है। नेक्स्ट है दूसरा एक जो विदेश यात्री आया था, उसका नाम क्या था? मेगस्थनीज। उसकी पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका। उसने भारत के इतिहास के बारे में, भारत के राजाओं के बारे में चर्चा की है। उस सब अगला है पेरिप्लस ऑफ अर्थीन सी। यह भी कहाँ का? अज्ञात ने लिखा है ये। फिर है टोलमी। टोलमी का जो है जियोग्राफी का, इसकी पुस्तक का क्या नाम है? जियोग्राफी का। इसमें भी भारत के इतिहास के बारे में चर्चा है। फिर है प्लिनी, यह नेचुरल हिस्टोरिका, यह पुस्तक का नाम है। अलबरूनी, अलबरूनी की क्या है पुस्तक? किताबुल हिंद या तहकीक हिंद। इस पुस्तक में उसने भारत के राजाओं के बारे में, इतिहास के बारे में चर्चा की है। नेक्स्ट है मार्को पोलो। यह चीन का यात्री था, यह भी भारत आया था, इसने भी अपनी पुस्तक में चर्चा की है। उसके बाद है फाइयान फोकुओथी। यह इसकी पुस्तक का नाम था फोकुओथी। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था फाइयान। उसके बाद है हुएंग सांग। इसकी पुस्तक का नाम था सी क्यू की। तो यह कौन से राजा काल में आया था? हर्षवर्धन के में। तो है से ह्वेनसांग और है से हर्षवर्धन। यह ट्रिक है थोड़ी सी याद करने के लिए। तो दोस्तों ये हो गए हमारे जो इतिहासकार, विदेशी इतिहासकार जो भारत आए थे। अब हम एक एक करके पढ़ लेते हैं इसमें। तो फाइयान था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। उनकी पुस्तक का नाम क्या? फोकुओथी। उनकी पुस्तक का नाम क्या है? फोकुओथी। तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के दरबार में आया था। यह उस समय के भवन व कोड़ी की चर्चा की है। उसने इस पुस्तक में भवन व कोड़ी की चर्चा की है। फिर है एक चीनी यात्री था सुंग चुन। यह भी चीन से आया था। यह बंगाल के बोस में लिखा हुआ था। फिर है ह्वेनसांग जो हर्षवर्धन के समय आया था। तो इसकी पुस्तक का नाम हमने अभी पढ़ा था CU की। यह हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा अध्यापन दोनों किया, पढ़ाया भी और पढ़ा भी। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है एक इत्सिंग जो चीनी यात्री था। यह त्रिपिटक की 400 प्रतियाँ फोटोकॉपी अपने साथ चीन लेकर गया। तो त्रिपिटक हम आगे पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म के थे, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। फिर है एक इब्न बतूता। यह मोरक्को का रहने वाला था। यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? तो यह मोरक्को का रहने वाला था। यह 7000 किलोमीटर की यात्रा करके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। तो इसकी पुस्तक का नाम है रेहला। रेहला इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है। उसके बाद है अब्दुल रज्जाक। यह फारस का रहने वाला था। यह विजयनगर काल में आया था। इसकी पुस्तक का नाम है मतलाए साहिन। यह कृष्ण देव राय के दरबार में आया था। क्या नाम था इसका? अब्दुल रज्जाक। यह भी एक विदेशी यात्री था। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। आप इसको कॉपी पर अच्छे से नोट्स बना लेना। ये तो हमने आज क्या क्या पढ़ा जिससे हम इतिहास का पता चलता है? एक तो सिक्के, एक तो हमने पढ़ लिए सिक्के से पता चलता है, और एक क्या है? लेख, अभिलेख, और एक पुस्तक या ये यात्री जो आए थे। तो दोस्तों इसी तरह संपूर्ण हिस्ट्री पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारी वीडियो को लाइक कर देंगे। धन्यवाद।